गुड मॉर्निंग। आज मैं सेमुशी लेसन 8 विचित्र साक्षी का अनुवाद बताने जा रही हूँ। विचित्र साक्षी पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। सत्य और असत्य के निर्णय के लिए न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके, और इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग करके न्याय करने में सफलता पाई थी। इस कहानी का अनुवाद है। कश्चन निर्धना जना भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। कोई निर्धन व्यक्ति, गरीब आदमी, भूरी बहुत परिश्रम करके किंचित कुछ वित्तम उपार्जितवान कुछ धन अर्जित किया। कोई निर्धन व्यक्ति बहुत परिश्रम करके कुछ धन इकट्ठा किया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफला जाता। तेन उस धन से स्वपुत्रम अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालय एक महाविद्यालय में प्रवेशम दापयितुम प्रवेश दिलाने में सफला जाता सफल हो गया। उस धन से अपने पुत्र को एक विद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः सम्भूतः। तत्तनयः उसका पुत्र तत्रैव वहीं छात्रावास में निवास करते हुए अध्ययन में संलग्न हो गया। उसका पुत्र वहीं छात्रावास में निवास करते हुए अध्ययन में लीन हो गया, अध्ययन करने लगा। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलः जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। एक बार वह पिता तनुजस्य पुत्र की रुग्णताम आकर्ण्य बीमारी को सुनकर व्याकुलः जातः व्याकुल हो गया, पुत्रम द्रष्टुम च और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान कर गया। एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी को सुनकर के व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने के लिए वहाँ पर प्रस्थान कर गया। परम अर्थकार्येण पीड़ितः स बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। परंतु धन की कमी से पीड़ित, धन की कमी के कारण वह दुखी बस यान को विहाय छोड़कर पदातिरेव पैदल ही प्राचलत चल पड़ा। परंतु धन की कमी थी जिसके कारण वह बस को छोड़ दिया और पैदल ही चल पड़ा। पदातिक्रमेण संचलन सायं समय अप्यसौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। पदातिक्रमेण पैदल चलते हुए सायं शाम में समय अपि असौ शाम के समय में भी वह गंतव्य स्थान से दूरे आसीत् दूर में था। पैदल चलते हुए शाम के समय में भी वह अपने गंतव्य स्थान से दूर ही था। निशा अंधकारे प्रसिते विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुभावः। निशा अंधकारे रात के अंधेरे में विस्तृते विजने फैले हुए विस्तृत निर्जन स्थान पर पदयात्रा न शुभावः पदयात्रा शुभ नहीं होती। तब रात्रि के अंधकार में फैले हुए अंधकार में किसी भी निर्जन प्रदेश में पदयात्रा को शुभ नहीं होगी। एवं विचार्य सह पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागतः। एवं विचारे इस प्रकार विचार करके सह वह पास में स्थित ग्रामे गांव में रात्रि निवासम कर्तुम रात में निवास करने के लिए किंचित गृहस्थम उपागतः किसी गृहस्थ के पास गृहस्वामी के घर गया। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत्। करुणापरो दयालु गृह का स्वामी तस्मै उसे आश्रयम प्रायच्छत् आश्रय दे दिया। दयालु गृहस्थ उसे आश्रय दे दिया। विचित्रा दैव गति, भाग्य की गति विचित्र होती है।
तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरः प्रविष्टः। तस्यामेव उस ही रात्रौ रात्रि में तस्मिन् गृहे उस घर में कश्चन चोर कोई चोर गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट घर के अंदर प्रवेश कर गया। उसी रात में उसके घर में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायित। तत्र वहाँ निहिताम एकाम वहाँ पर रखी गई एक मंजूषाम संदूक को आदाय लेकर पलायित भाग गया। वहीं पे रखी गई मंजूषा को लेकर के वह भाग गया। चौरस्य पाद ध्वनि प्रबुद्धो अतिथि चोर संज्ञया तम अंधावन अगृहणाच परम विचित्रम अघटत। चौरस्य पाद ध्वनिना चोर के पैरों की आवाज़ से प्रबुद्ध अतिथि जगा अतिथि चोर संज्ञा चोर की शंका से तम अधावन उसके पीछे भागा अगृहणांच और उसे ग्रहण कर लिया, उसे पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत परंतु विचित्र घटना घटी। चोर के पैरों की ध्वनि से वह अतिथि जग गया और चोर की शंका से उसके पीछे दौड़ा और उसको पकड़ लिया, मगर उसी समय एक विचित्र घटना घट गई। चौरः एव उच्चः क्रोशितुमारभत चौरो अयम इति। चौरः चोर एव उच्चे चोर ही ऊंच स्वर से जोर से क्रोशितुम आरभत चिल्लाना शुरू कर दिया। चोरो अयम यह चोर है, यह चोर है। अब चोर ही उल्टे चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह चोर है, यह चोर है। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्ध ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र गच्छन् बराकम अतिथिमेव च चौरं मत्वा अभर्त्सयन्। तस्य तार स्वरेण उसके चिल्लाने से प्रबुद्ध जगे हुए ग्रामवासिना गांव के निवासी स्वगृहात् निष्क्रम्य अपने घर से निकलकर तत्रागच्छन् वहाँ आए वराकम अतिथि में बेचारे अतिथि को ही चोरम मत्वा चोर मानकर अभर्त्सयन् उसकी निंदा करने लगे। अब चोर ही जब चिल्लाने लगा तो उसके ऊंचे स्वर में जब चिल्ला रहा था तो उसके ऊंचे स्वर से गांववासी जग गए और अपने घर से निकल कर के वहाँ आए और बेचारे अतिथि को ही चोर मान लिए और उसकी भर्त्सना करने लगे, उसकी निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरः आसीत्। यद्यपि गांव का आरक्षी मतलब सिपाही ही चौरः आसीत् चोर था, जबकि गांव का सिपाही ही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषोत्तम अतिथिम चौरो अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। तत्क्षणमेव उसी क्षण ही राजपुरुष वह राजपुरुष अर्थात सिपाही तम अतिथि उस अतिथि को चौरो अयम यह चोर है इति प्रख्याप्य ऐसा मानकर कारागार में प्राक्षिपत डाल दिया। और फिर उसी क्षण वह जो सिपाही था उसको उस अतिथि को ही चोर माना और उसको तुरंत कारागार में फेंक दिया। अग्रिमे दिने सह आरक्षी चौरा अभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अग्रिमे अगले दिन सह आरक्षी वह सिपाही चौरिया अभियोगे चोर के अभियोग में चोरी के अभियोग में तम न्यायालयम नीतवान चोर को के अभियोग में उसको न्यायालय में ले गया। दूसरे दिन वह आरक्षी ही उस चोर को न्यायालय में ले गया। न्यायाधीशा बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरण श्रुतवान। और न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों को पृथक पृथक विवरण सुने, अलग अलग विवरण सुने। न्यायाधीश बंकिम चंद्र थे और उन्होंने उन दोनों का विवरण अलग अलग सुना। सर्वं वृत्तम अवगत्य सह तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षीम च दोषभाजनम। सारा वृत्तांतम जानकर सारी कथा सारा बात को जान करके सह उन्होंने उसको निर्दोषम अमन्यत निर्दोष माना आरक्षीम च दोषभाजनम और आरक्षी को दोष का पात्र। सारा वृत्तांत उन्होंने सुना और सुन करके उन्होंने उसको समझा कि यह निर्दोष है और जो सिपाही है वही वहाँ का चोर है।
किंतु प्रमाणाभावात् स निर्णयितुं न शक्नोत्, किंतु प्रमाण के अभाव में वह निर्णय नहीं कर सके। मगर उनके पास कोई प्रमाण नहीं था जिसकी वजह से वो कोई निर्णय न कर सके। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपास्थितुम आदिष्टवान्, उसके बाद वह दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिए। फिर जब निर्णय नहीं हुआ तो उन दोनों को बोले कि तुम लोग अगले दिन आना। अन्येद्यु तौ न्यायालय स्व स्वपक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, अन्येद्यु दूसरे दिन तौ दोनों न्यायालय में अपने अपने पक्ष को पुनः स्थापितवन्तौ फिर रखे। दूसरे दिन वो आए और अपने अपने पक्ष को फिर से रखे। तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समगत न्यवदत् यत् इतः कोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। और तभी कश्चित् कोई तत्रत्रय कर्मचारी, वहाँ का कर्मचारी समागत्य आकर न्यवदत्, उनको निवेदन किया, बताया, यत् की इतः यहाँ से कोश द्वयाराल तक 2 कोश की दूरी पर कश्चित् जनः कोई व्यक्ति, कोई सज्जन व्यक्ति केनापि किसी के द्वारा हतः मारा गया। उसके बाद तभी वहाँ से किसी कर्मचारी ने आकर के उनको बताया कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार दिया गया। तस् मृतम शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते, उसका मृत शरीर राजमार्ग के निकट है, और जो मरा है उसका मृत जो शरीर है वो राजमार्ग के निकट ही है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दें कि क्या करें, कि अब उस मृत शरीर को रखा हुआ है, आप आदेश दीजिए कि मैं क्या करूं। न्यायाधीश आरक्षीम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने आरक्षीम अभियुक्तम च, न्यायाधीश ने आरक्षी को और अभियुक्त को, सिपाही को और जो अभियुक्त बनाया गया अतिथि था उसको, तवम शवम न्यायालय, उसको शव को न्यायालय में लाने के लिए, आनेतुम आदिष्टवान, आने के लिए वहाँ पर आदेश दिया कि न्यायालय में लेके आइए। आदेशम प्राप्य उभव प्राचलत, आदेश पाकर उभव दोनों प्राचलत चल पड़े। जब आदेश मिला तो आदेश पाकर के वे दोनों वहाँ से चल पड़े। तत्र उपेत्य काष्ठ पटले निहिताम पटाच्छादितम देहम स्कंदे वहंतौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, तो वहाँ पर तत्रोपत्य, वहाँ पर पहुँच करके काष्ठ पटले, और वहाँ पे लकड़ी के तख्ते पर निहिताम रखी गई, पट आच्छादिता, कपड़े से ढके शरीर को, देहम शरीर को, स्कंधे कंधे पर, वहंतो उठाए हुए, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थित, और न्यायालय की ओर चल पड़े। और वहाँ पर जो रखी हुई थी, शव रखे गए थे, शरीर रखे गए थे लकड़ी के पटल पे, लकड़ी के तख्ते पर, जो कि पूरा ढका हुआ था, उसको अपने कंधे पर लिए और वहाँ से वे लोग चले आए। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, आरक्षी सिपाही जो था, सिपाही हृष्ट पुष्ट, मोटा और शक्तिशाली शरीर वाला था। अभियुक्तश्च अति कृशकाय, और जो अभियुक्त था वह दुबले शरीर वाला था। भारवतः शवस्य स्कंधे वहन तत्कृते दुष्करम आसीत, भारवतः, और भारी शवस्य, भारी शव के स्कंधे कंधे पर, वहनम तत्कृते, वहन करने के लिए, करने का काम, दुष्करम आसीत, कठिन था। जो शव था बहुत भारी था, जिसको कि अपने कंधे पर वहन करना उसके लिए भारी लग रहा था। स भार वेदनाया क्रंदती अस्मा, वह भार के दर्द से रोने लगा, वह जब भार उसको अधिक आ रहा था, बस वह रोने लगा। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदितः आरक्षी तमुवाच, तस्य उसके क्रंदन को निशम्य सुनकर, मुदितः आरक्षी, खुश आरक्षी, तम उवाच, खुश आरक्षी उससे बोला, रे दुष्ट, हे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारिता, रे दुष्ट, उस दिन त्वया अहम, तुम्हारे द्वारा मैं, चोरिताया मंजूषाया, चोरी किए गए संदूक की पेटी, ग्रहण करने से, वारिता रोका गया। मतलब उस दिन जब मैं चोरी कर रहा था तो तुमने मुझे पकड़ लिया था, तो उस समय मैं चोरी करने के मंजूषा जो ले रहा था उससे मुझको तुमने रोक दिया। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुनक्ष्व, और अब निज कृत्य से अपने किए का फल
भोगो। अब आप तुम अपने किए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। और फिर वो बोलता है कि चोरी के इल्ज़ाम में, चौर्याभियोगे चोरी के इल्ज़ाम में तुम 3 वर्ष का कारादंडम, कारागार का दंड, जेल का दंड लप्स्य से पाओगे, मतलब तुमको जब दंड मिलेगा तो कम से कम तुम 3 साल तक जेल में रहोगे। इति प्रोच्य उच्च हसत। और ऐसा कहकर वह जोर से हंसने लगा। यथा कथिंचित उभौ शवम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। और फिर किसी भी तरह दोनों शव को लेकर के एक वहाँ पर ला करके चौराहे पर रख दिए, स्थापित कर दिए। किसी तरह से वो उठाए और उठा करके वहाँ पर एक चौबारे पर ला करके जहाँ रखना था वहाँ वो लोग रख दिए। न्यायाधीशेन पुनः ततौ घटनाया विषये वक्तुम आदिष्टौ। न्यायाधीश ने पुनः फिर उन दोनों को घटना के विषय में वक्तुम बोलने के लिए आदेश दिया। उन्होंने फिर से कहा कि तुम घटना के विषय में बोलो। आरक्षिणी निष्पक्षम प्रस्तुतवन्ती आश्चर्यम अघटत स शवम प्रावारक अपसार्य न्यायाधीश अभिवाद्य निवेदितवान। और फिर आरक्षी अपने पक्ष को प्रस्तुत रखने ही वाला था, पर आश्चर्यम अघटत, आश्चर्य की घटना घट गई। सह शव, वह शव पराक्रम अपसारे, अपने कंबल को जो ओढ़े हुए था, अपने कपड़े को, अपने चादर को हटाकर न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, न्यायाधीश को प्रणाम करके निवेदन किया। मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद्वर्णयामि। एतेन आरक्षिणा, इस सिपाही के द्वारा अध्वनि रास्ते में यद उत्तम जो कहा गया, तद वर्णयामी उसको वर्णन कर रहा हूँ। और फिर वह अपने शव को हटा करके और न्यायाधीश का अभिवादन करते हुए बोला कि इस आरक्षी ने रास्ते में जो जो कहा है मैं आपको बतलाता हूँ। त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया गृहणात् वारितः। तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई मंजूषा को लेने से रोका गया। अतः निज कृतस्य फलम भुनक्ष्व, इसलिए अपने किए का फल भोगो। और फिर उसने बता दिया कि इन्होंने क्या क्या बात कही। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यते। और इस अभियोग से तुम्हें 3 वर्ष के कारागार की दंड तुम पाओगे। और फिर ये भी बता दिया कि इस जुर्म में तुम 3 वर्ष की जेल का दंड पाओगे। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान। और फिर न्यायाधीश ने सिपाही को जेल के दंड का आदेश दे करके उस व्यक्ति को ससम्मानम मुक्तवान, सम्मान के साथ छोड़ दिया। इसके बाद न्यायाधीश ने आरक्षी को दंड दिया और फिर उस व्यक्ति को सम्मान के साथ में मुक्त कर दिया। अतएव उच्यत, इसलिए ही कहा जाता है कि दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलया प्रकुप्यते। कह रहा है कि बुद्धि की संपत्ति से युक्त लोग नीति और युक्ति का सहारा लेकर कठिन कामों को भी खेल खेल में ही, मतलब आसानी से कर लेते हैं। अर्थात बुद्धि और की जो संपत्ति, जिनके पास अधिक बुद्धि होती है तो वो जो बुद्धि की संपत्ति वाले कहे जाते हैं। तो बुद्धि की संपत्ति से युक्त जो लोग होते हैं वे नीति और युक्ति का सहारा लेते हैं। कुछ नैतिक काम करते हैं, कुछ अपना उपाय लगाते हैं और सहारा लेकर के जो कठिन काम होते हैं उनको भी खेल खेल में ही आसानी से पूरा कर देते हैं। ये इस कहानी का अनुवाद हो गया। इसको अपनी कॉपी में लिखना है।